बाद में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़िए। कल वाला सवाल ही कहा था दोबारा करने को, आप नहीं करना था दोबारा। नहीं वही कंप्लीट किया, वो तो मैंने किया था कंप्लीट। चलें थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, कल और ऊपर चलेंगे। स्प्रिंग 19 पढ़ ले, मैं करता हूं। स्प्रिंग 19, स्प्रिंग 2019 का सवाल पढ़ लीजिए। इसमें रैंड का बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है, बल्कि क्या हर पॉइंट ही खूबसूरत है, मेरे फेवरेट सवालों में से। स्प्रिंग 19 ये होगा वॉयलन फैमिली के नाम से। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। कह लो कि 80-90% यही है, बस कुछ एडिशनल चीजें बाकी यही है। स्प्रिंग 19 अटेम्प्ट का सवाल है, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। स्प्रिंग 19 वॉयलन फैमिली करके क्या है, वॉयलन फैमिली क्लब। हाँ जी, पढ़ लिया। क्या रिक्वायर्ड है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एसएफपी। तो बोर्ड पे चाहिए मुझे वर्किंग की जगह आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएं और एसएफपी बनाएं, फिर वर्किंग करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, सवाल सॉल्व करने का तरीका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाएं, पूरा पेज तकरीबन टी अराउंड बना के जगह छोड़ दें, एसओएफपी का फॉर्मेट बनाएं, हेडिंग्स दें, जगह छोड़ दें। पहुंचे यहां तक, फिर मैं वर्किंग बनाता हूं। एसओएफपी एज दैट होती है। बैंक हुआ मैंने, बैंक का अकाउंट बना हुआ था कल वाले सवाल में। जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना रही है। अब अगला काम, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए पहले ये देखना होता है कि क्या पिछले साल की बैलेंस शीट गिवन है। तो गिवन है, अच्छा गिवन है, पिछले साल की बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट है नहीं है, नहीं है। 31 दिसंबर 18 का सवाल कर रहे हैं हम, तो 31 दिसंबर 17 की बैलेंस शीट नहीं है, एसओएफपी बनी हुई है, दोनों का टोटल बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम खुद ही डिफरेंस लेके कैपिटल फंड लिख देते हैं। तो अगर उसने कैपिटल फंड ही लिखना था तो वो तो ये भी कर लेता, लिख ही देता कैपिटल फंड। चूंकि बैलेंस शीट नहीं है तो अब आपको पूरे सवाल में तलाश करनी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंसेस की। हो सकता है कहीं और छुपा, पूरी बैलेंस शीट होती तो फिर वो टैली होती, अदरवाइज अगर नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस कहीं इधर उधर हो सकते हैं। ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 19, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एसओएफपी बना ली, ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढते हैं, वर्किंग वन ओपनिंग बैलेंसेस, और इसमें फिगर्स बड़ी नहीं है तो मेहरबानी सवाल वाले की जी बताते जाइए जी। ओपनिंग बैलेंसेस शुरू से शुरू करें। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी, 105, जिन मासूम बच्चों को 105 कहीं नजर नहीं आ रहा तो 105 लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, और ऐसा एक सवाल मैं खुद बना के पिछले हफ्ते करवा भी चुका कि आपको ना ओपनिंग रिसीवेबल का ब्रेकअप बताया हुआ है कि वैसे ओपनिंग रिसीवेबल तो है 105, और वो 105 कंप्राइजेज ऑफ 15 2016 वालों के पैसे चले आ रहे हैं और 90 2017 वालों के पैसे चले आ रहे हैं, तो है ये 105, तो 105 आगे यानी प्रीपेड रेंट ना, क्योंकि एडवांस रेंट के वो शक पड़ जाता है कि ये रेंट इनकम, एडवांस का वर्ड तो उसके लिए यूज कर रहे होते हैं, तो प्रीपेड रेंट कितना 24, हाँ 1000 ही है, 1000 ही है ना, हाँ तो वही कर रहा हूँ मैं। आगे कैंटीन का स्टॉक है कितना 215, आगे स्नूकर टेबल 960, आगे फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 720, आगे बैंक ओवरड्राफ्ट 181, आगे तो सब्सक्रिप्शन आ गई एडवांस कितनी 45, आगे यानी इलेक्ट्रिसिटी पेबल कह लेते हैं चलें 23, आगे कैंटीन की वेजेस, तो ये तो एक्सपेंस है, ये पेएबल है, मतलब सिर्फ वेजेस का वर्ड देख के लग रहा है एक्सपेंस है, एक्चुअली वेजेस पेएबल है, कैसे पता, तो ये वेजेस पेएबल है कितना 11, आगे कैंटीन के क्रेडिटर्स
118 आगे। अगर प्रॉपर एसओएफ बनी होती ना टोटल, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ एसओएफपी है। अगर नहीं है तो फिर धोखा नहीं खाना, आगे हो सकते हैं छुपे हुए। जी .1 क्लोजिंग बैलेंस देते हैं। .2 सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है। .3 यहां तक पहुंचे। .3 में छुपा होगा यकीनन कुछ। पहले आप यहां तक पहुंचे, जल्दी से लिखने की स्पीड तेज रखा करें। हाँ अगर समझने में कुछ मसला है तो बेटे वो जरूर पूछा करें, लेकिन लिखने की स्पीड तेज रखें। आदि यहां तक पहुंचे। चले .3 की अंग्रेजी पढ़ें, उस पर गौर करें। और ये कल जैसे मैंने वो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट की थी, कुछ वैसा सा पॉइंट है, बल्कि रहने दें, नहीं रेंट कैलकुलेट करवाऊंगा आपसे। ये मैं करता हूं। वर्किंग 2 लाइफ मेंबरशिप, ये मैं कर देता हूं। रेंट जरूर आप ट्राई करिएगा। हमने 2016 में लोगों को ऑफर की थी कि एक बार पैसे दे दो 1,20,000 और उसके बाद सारी जिंदगी तंग नहीं करेंगे, मेंबरशिप फीस बस एक दफा दे दो। तो हमारी इस ऑफर को 2016 में किया लोगों ने, कितने 5, 2017 में। तो हम उस 1,20,000 के लिए क्या अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, उसको 10 साल पे फैला रहे हैं, तो बाकी फिर लाइबिलिटी रख रहे हैं ना। तो हमें 17 के एंड पे खड़े होकर देखना पड़ेगा कि कितनी लाइबिलिटी थी। और जब मेहनत कर ही रहे होंगे तो 17 के साथ 18 भी चलो कर लेंगे। पहले 17 की बात करते हैं। 17 के एंड पे खड़े हैं। 2016 वाले कितने लोग थे, 5, हर एक ने इतने पैसे दिए होंगे। 16 गया, 17 गया, 2 गए, 8 रह गए थे। जी क्या किया, 120 को 10 साल पे इनकम बनाना है, तो जितनी इनकम अभी नहीं बनी वो लाइबिलिटी है ना। तो 16 में जिन लोगों ने पैसे दिए थे, 16 और 17 गुजर गया, तो बाकी लाइबिलिटी रह गई। जिन लोगों ने 17 में पैसे दिए थे, कितने हैं वो, उनका कितना साल गुजर गया था, एक, बाकी रह गए थे 9, 4, 80, 8, 6, 4, 1,344। ये आ गया 17 का क्लोजिंग। अब जब कर ही रहे हैं कैलकुलेशन, तो बाद में दोबारा जो करनी है भूल जाएंगे, तो अभी हम क्लोजिंग 2018 भी निकाल देते हैं। अब 2018 के एंड पे खड़े होकर सोचते हैं, 2016 वाले जो लोग थे, नहीं ये पुराने भी तो चल रहे हैं ना, 2016 वाले जो लोग थे, इनके अब रह गए थे 7। जिन्होंने 2017 में पैसे जमा कराए थे, उनके 2 गुजर गए थे, 8 रह गए थे। और जिन्होंने 2018 में आके पैसे जमा कराए हैं, 6 लोग हैं। ये कौन कर गया, ये क्या है, नहीं नहीं तौबा, तो ये ये सारे गलत हो गए थे। 420 768, ये ध्यान से देखिए, मुझे लग रहा है किसी ने 12 ना लिख लिया, ध्यान से करें। 6 4 8 1836। और ये इसी वर्किंग में ही, चलो ये अकाउंट भी साथ खोल देता हूँ उसका। लाइफ मेंबरशिप 1,344 और 1,836। अच्छा, जो नोट नहीं करते वो जागा कम से कम जरूर करें। अच्छा, वर्किंग 2 में हम निकल गए थे, ये हो क्या रही थी कोशिश, तो ये लाइफ मेंबरशिप का हमें बीडी बैलेंस पता चल गया, ये यहां आएगा 1,344। और आगे ढूंढे कहीं ओपनिंग बैलेंस,
वो तो है ऑलरेडी। चलो जी, और कोई नहीं, तो इसका बैलेंस करेंगे तो वो आ जाएगा कैपिटल फंड। थ्री जीरो 302। ये आ गए बीडी बैलेंसेस सारे। और इससे अगला काम, ये सारे टी अकाउंट्स खोल के हम इनको बीडी लिखते जाएंगे। वन 105 और रेंट 24। अच्छा, मैं समझाने वाला भी कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको फैला के बीडी बीडी लिख रहा हूँ, अपनी स्पीड से पहुंच जाए सारे। सब पहुंचेंगे तो फिर समझाना वाला शुरू करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये करने लगा हूं कि जितने ओपनिंग बैलेंसेस आ गए वो सारे टी अकाउंट्स खोल के तो बीडी लिख रहा हूं। और कैपिटल फंड एसओएफपी में लिख लें। ले जी, ये जगह तैयार कर दी मैंने, यहां तक पहुंच जाए सारे जल्दी से, फिर एक एक पॉइंट करके चलते हैं। तो क्लोजिंग है ना, अभी तो बीडी लिखे। कहां पर ये कौन कर रहा है ये 11? अच्छा, वो 11 देख के तो 12 मिल गया था ना। ओहो, नहीं तो कौन कह रहा है एक पेज पे करें, पेजेस पर लिखते जाए।
जल्दी जल्दी, बहुत सारे कहानियां इसमें। चले पहुंच गए पॉइंट नंबर 2। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 क्लोजिंग है, आखिर में लिखेंगे। नहीं, वो पॉइंट 1 था। पॉइंट 2, जो इस साल सब्सक्रिप्शन मिली है। अच्छा, मैंने ये क्यों बना दिया अकाउंट? पिछले सवालों में तो बना नहीं गए थे, वहां पर प्रॉपर बैंक अकाउंट बना हुआ था, यहां नहीं है इसलिए बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है उसका ब्रेकअप बताया हुआ है। और इसका मतलब है कि 2017 में इतनी रिसीव हुई थी, 18 में इतनी हुई थी। ये सारी की सारी 18 में ही रिसीव हुई है। कितनी? देखिए कितनी, 10। कहां कहां क्या क्या करूं? कैश, डेबिट, तीनों को टोटल कर लें, 1055 और ये सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट। और इस पॉइंट में बड़ी गहराई है, तो और करें शायर और क्या कहना चाह रहा है जी? हाँ, ये कहां से आया? ये ऊपर टेबल में है जी। एक तो इस टेबल में 2019 का डिजिट ये बता रहा है कि 18 में मिल चुके हैं, लेकिन ये अगले साल से रिलेटेड है, तो इसको तो लिखे ना एज सीडी। बेशक अभी हम सीडी सीडी नहीं लिख रहे होते हैं, लेकिन जब सीडी कह के दिया भी नहीं हुआ है, वो जो क्लियरली सीडी कह के दिए होते हैं तो वो हम छोड़ देते हैं कि आखिर में कर लेंगे। ये तो सीडी कह के नहीं दिया हुआ, ये फिर भूल जाएगा, तो सीडी। अच्छा, बाकी भी क्यों छोड़ देते हैं? सीडी वो लिख लिया करें, सिर्फ इसलिए छोड़ते हैं कि पता नहीं ना कितनी लाइनें लगनी है, इसलिए छोड़ देता हूं, वरना लिख लें 7 लिख लें। ये 75 वाली बात ओके। अच्छा, अभी भी पॉइंट 2 चल रहा है। इस टेबल के नीचे लिखा हुआ है कि 2016 और 17 से रिलेटेड जो पैसे थे वो बस करें, राइट ऑफ कर दें। कितने? ओपनिंग रिसीवेबल देखिए, 16 से रिलेटेड 15 रिसीवेबल आ रहा था, क्या इस साल वो मिला? नहीं, तो वो सारा जाएगा। और 17 से रिलेटेड रिसीवेबल आ रहा था 90, उसमें से 60 मिल गया, बाकी 30 गया, तो उसको हमने करना है राइट ऑफ। तो कहां लिखें? क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस में लिख लें सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ, और इधर कर लेते हैं क्रेडिट। फिगर दोबारा बता देता हूं, जो 2016 से रिलेटेड चला आ रहा था वो भी गया, और जो 17 से रिलेटेड आ रहा था इसमें से 60 मिल गया, बाकी गया। तो इस 45 को यहां क्रेडिट और एक्सपेंसेस में लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ। ये हुआ है अब पॉइंट नंबर 2 पूरा। पॉइंट 3 नहीं, वो तो बीडीसीडी लिखा था ना, ट्रांजैक्शन ढूंढे भाई, वो बीडीसीडी निकाला था, ट्रांजैक्शन भी तो है इसके अंदर। जो फॉर द ईयर रिसीव हुए हैं तो उनको करना है ना कैश डेबिट। 2018 में कितना रिसीव हुए हैं? जो 2018 से रिलेटेड लोग आए, कितने आए? 6 लोग आए और 6 लोग लाए 120, तो कैश डेबिट और ये क्रेडिट। ये 2018 में जितने लोग आए हैं वो इतना पैसा लगाए, तो कैश डेबिट और ये क्रेडिट। बीडी बैलेंसेस लिख लिए। अब हमने ट्रांजैक्शंस तो करनी है ना डेबिट क्रेडिट, तो ये वो डेबिट किया कैश। पॉइंट नहीं समझ आया? ये फिगर समझ नहीं आई, अब बात ही समझ नहीं आई, बात ही समझ नहीं आई। 2018 में कितने लोग आए हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं? 6 आए ना, तो 6 इंटू 1 20। एक बंदा 1,20,000 ला रहा है, तो 6 कितने लाएंगे? 6 इंटू 1 20, इतना कैश डेबिट, और उधर वो लाइफ मेंबरशिप में क्रेडिट। क्या ना लिखें? ना लिखें। पॉइंट 3, पॉइंट नंबर 4, ये इसका मतलब है कि यहां कहीं ना कहीं हमने इधर से इधर जाना होगा, ठीक है, रह लेंगे तैयार। पॉइंट नंबर 5, डिटेल्स ऑफ सम पेमेंट, और भी होंगी आगे, कुछ ये हैं, चलें जो हैं वो तो लिखे ना। कैंटीन के क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स डेबिट कितना? 512, और कैश क्रेडिट 512। सैलरीज का सवाल में दोबारा कहीं जिक्र कहां है? नहीं है, तो इसको लिख लें एक्सपेंसेस में, और यहां 28
भाई सैलरी का दोबारा कहीं जिक्र नहीं है, तो बस यही है एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस में लिख लें और कैश क्रेडिट। आगे, अच्छा पूरा साल पढ़ा हो तो फिर सॉल्व होता है। इक्विपमेंट की कहानी पॉइंट नंबर 6 में पढ़ी होगी तो अब समझ आएगा क्या करना है। इसका मैं पूरा डेबिट क्रेडिट बताता हूं। इक्विपमेंट हमने खरीद लिया या अभी सिर्फ एडवांस दिया है? खरीद लिया, पैसे अभी पूरे नहीं दिए, तो जो पैसे दिए हैं वो 66 है और ये कॉस्ट का 30% है। इक्विपमेंट कितने से डेबिट होगा? पूरी अमाउंट से, तो यहां एडिशन आ जाएगा 66, 30% है, तो पूरी कॉस्ट बनेगी 220। अच्छा 20 देखिए, इक्विपमेंट डेबिट 220, कैश क्रेडिट 66 और जो बाकी पैसे नहीं दिए 154 वो करंट लायबिलिटीज में लिख लें, पेएबल फॉर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट डेबिट 220, कैश क्रेडिट 66 और करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा पेएबल फॉर इक्विपमेंट 154। 154 ना, इक्विपमेंट डेबिट 220, क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट तो पूरी कॉस्ट से होगा। इक्विपमेंट 220, कैश 66 और जो बाकी पेएबल है वो करंट लायबिलिटीज में, पेएबल फॉर इक्विपमेंट। अगली पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी इधर कितनी? 263, 263। पॉइंट नंबर 6 तक पहुंचे, जो इधर उधर कहीं रह गया है मैं यहां वेट कर रहा हूं, पॉइंट 6 तक पहुंचे। क्या 75 कहां से आया? ये पॉइंट नंबर 2 में जो रिसीट्स बताई गई हैं, ये पैसे कब मिले? 2018 में, तो 2018 में 19 से रिलेटेड मिल गया, तो ये क्लोजिंग एडवांस है। 220 कैसे आया? जितनी भी इसकी कॉस्ट थी उसका 30% 66 था। 66 पेमेंट्स में नजर आ रहा है और पॉइंट 6 में लिखा हुआ है कि ये 30% है, तो इससे कॉस्ट निकली पॉइंट 6। अच्छा ये जो मैंने करंट लायबिलिटीज में लिखने को कहा है पेएबल, तो इसको क्रेडिटर में लिख देते? नहीं, ये कैंटीन के क्रेडिटर्स हैं। हमने ये जो हम सारी वर्किंग फैला रहे होते हैं इनको बाद में समेट के कुछ मिसिंग फिगर्स निकलनी होती है। यहां से क्या मिलना है? कैंटीन की परचेजेस, वो यहां लिखेंगे तो ये काम चलेगा, तो इसलिए कैंटीन के क्रेडिटर्स में मिलावट नहीं करनी। पॉइंट 6 ओके। पॉइंट 7 वो कह रहे हैं जी हर महीने की 5 तारीख को हम वेजेस दे देते हैं, तो ठीक है दे देते हैं, तो फिर क्या करें? अच्छा उसी महीने की 5 को, अगले महीने की 5 को है? थोड़ी कॉमन सेंस लगाते हैं भाई, अगले महीने की 5 को देते होंगे ना, हर महीने की वेजेस उससे अगले महीने की 5 को देते हैं। इसका मतलब है कि जब ईयर एंड होगा तो दिसंबर वाला पेएबल आ रहा होगा, और ये वो है जो ये 11 है, जो ओपनिंग में 11 नजर आ रहा है ये दिसंबर वाला है, और उसके बाद ये हमने बढ़ा दिया उसकी तनख्वाह, तो हर महीने अब भी 11 चल रहा होगा। अब इसी से हमें 2 बातें मिल गई, एक तो ये कि अब भी सीडी 11 होगा, और इस साल हमने टोटल पे कितना किया होगा? ये सिर्फ जज्बाती आंसर है। भाई पूरे 12 महीने ना, क्यों पूरे 12 महीने? पिछला दिसंबर नहीं पे करना? आवाज नहीं आ रही। पिछले साल के दिसंबर का 11 पे करना है। अब आगे आवाज है ना, पिछले साल के दिसंबर का भी तो पे किया होगा। और चले इतनी गहराई में नहीं जाते, हर महीने 5 तारीख को वेजेस दे देते हैं, तो साल में कितनी दफा हर महीना आया होगा? 12। वेजेस हर महीने की 5 तारीख को पे कर देते हैं, यानी एक महीना हर वक्त पेएबल चल रहा होता है, तो इसका मतलब है एक महीने की वेज 11,000 है। ये कैसे पता चला? ओपनिंग में आ रहा है तो ये यकीनन दिसंबर 17 का पेएबल था, तो एक महीना हो गया 11 का, और जब हर महीने पे करते हैं तो साल में 12 महीने पे किया होगा, तो 11 इंटू 12 महीने 132 कैश क्रेडिट और ये वेजेस डेबिट। हाँ जी पॉइंट 7। चले पॉइंट 8, ये इस सवाल का खूबसूरत तरीन पॉइंट है। आपने ना रेंट पेड करना है, कैलकुलेट करें फॉर द ईयर, जो रेंट पे हुआ है वो करिए कैलकुलेट।
ट्राई सारे किया करें, पहाड़ी इलाकों वाले भी। नहीं, कितना है जी? किधर है, कौन है? सोल्यूशन देख के क्या? सोल्यूशन देखा तो आपने तो सुन के बोला ना। हाँ जी ठीक है, शाबाश है जी। अच्छा सनी, कर लें ट्राई कर लें, टाइम तो बहुत है आपके पास, कोई मसला नहीं, ट्राई कर लें। है चलो करो ना, करो। हाँ जी, पेमेंट फॉर द ईयर पूछा मैंने। चले मैं बताता हूँ, ये जगह चाहिए जी मेरे पास, जगह खत्म हो गई, ये मिटा दो। वर्किंग 12, अब है वर्किंग 12। रेंट का अकाउंट बिल्कुल बना हुआ है, ये मैं उसके लिए बस कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। रेंट पे कब कब होता है? 1 मार्च 18, 1 जून 18, 1 सितंबर 18 और 1 दिसंबर 18 और 1 दिसंबर 17। और वो अगला 1 मार्च 19। पहले तो हम अपना ईयर एंड का बॉर्डर ढूंढते हैं। हम इस वक्त जिस साल को सॉल्व कर रहे हैं वो किधर है? वो है जी यहां और यहां। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इस दिन जो पैसे दिए थे वो 31 दिसंबर 17 की बैलेंस शीट में खड़े होके 2 महीने प्रीपेड थे, वो 24,000 है। तो 1 महीने का हो गया 12, और हम चूंकि क्वार्टर क्वार्टर पे करते हैं तो 3 महीने का हो गया 36 36 36 36 36 36। अब उसके बाद 42 अगेन एक जज्बाती आंसर है। 36 में 6,000 नहीं ऐड होगा, एनुअल 6,000 ऐड होगा, और अगर वो 6,000 एनुअल है तो एक क्वार्टर का इतना हो गया क्या? 6,000 मंथली इंक्रीज है, एनुअल रेंट 6,000 ज्यादा है, तो पर क्वार्टर 1,500 हो गया। तो अगला रेंट जाएगा 37.5 37.5 37.5, और इन सारों को ऐड कर दें तो पेड आ जाएगा 147। ये था जी रेंट पेड, और इतनी सारी मेहनत करी ली हुई है, तो इसमें से ये 2 महीने क्लोजिंग प्रीपेड, तो ये हम अभी लिख देते हैं, फिर एंड पे भूल जाना है। सीडी आ जाएगा 37.5 में से 2/3 25, और ये 147 एक्चुअली कैलकुलेट करने लगे थे, तो 147 की एंट्री रेंट डेबिट और कैश डेबिट।
अच्छा, सवाल का आखिरी पॉइंट नहीं है, अभी चल रहा है आगे, बहुत कुछ है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8, चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे आपका पसंदीदा। हाँ, ये 16। पॉइंट 8 डन। ले जी, पॉइंट 9 ये तो आपने ऐसे कर लेना है। पॉइंट 9 में क्या है, हमारे पास बिल्कुल एक जैसी 5 टेबल्स थी, उनमें से एक बेच दी, कितने की, 212। तो कैश डेबिट 212, और ये डिस्पोजल वर्किंग 13, कैश डेबिट और ये डिस्पोजल क्रेडिट 212। और इससे क्या पता चलेगा कि 5 में से एक, बिल्कुल एक जैसी 5 में से एक, तो जो बुक वैल्यू आ रही है इसको 5 में डिवाइड कर दें, कितनी, 1, यहां से निकल के ये यहां आ जाएगी 192। ये मैंने पॉइंट 9 किया है। पॉइंट 10, डेप्रिसिएशन, ये आपने ऐसे कर लेनी है, डेप्रिसिएशन स्नूकर टेबल्स की डेप्रिसिएशन। अच्छा, जो बेची है उसकी तो डेट ही नहीं बताई। हाँ, डेट इसलिए बताने का तकल्लुफ नहीं किया क्योंकि डेप्रिसिएशन फुल ईयर बेसिस में, इसलिए डेट बताते भी तो क्या। 192 कैसे आया, 960, 5 एक जैसी है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 10, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं स्ट्रेट लाइन पे। अरे ये तो स्ट्रेट लाइन है और वो भी रेट दिया हुआ है, तो इसके लिए तो कॉस्ट चाहिए थी, ये तो बुक वैल्यू। कैसे पता बुक वैल्यू, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में कहीं एक्यूमुलेटेड नहीं है। तो अब स्ट्रेट लाइन है और रेट है, वो तो लगाना था कॉस्ट पे, तो कॉस्ट तो है ही है? या तो रिवर्स चल के कॉस्ट ढूंढ लें, वो भी दिखा देता हूं, या फिर एक और काम ये कर सकते हैं, ये बचपन में कहीं आप छोटे छोटे थे तब मैंने बताया था कि 1 ओवर यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू, ये मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन है और आरबी नहीं है तो टेबल की डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, दो तरीकों से निकाल देता हूं, दोनों में से जो आपको मजे का लगे, मुझे मजे का तो भी ना लगे, जो भी आसान लगे। एक तो ये कि आप पहले टोटल लाइफ निकाल लें। टोटल लाइफ कैसे, 1 ओवर 12.5% करेंगे तो 8 साल आ जाएंगे, क्योंकि 1 ओवर 8 किया होगा तो ये आया होगा, 8 साल लाइफ आ गई। कितना अर्सा गुजर गया इस बात को, 16, 17, 2 साल गुजर गए, तो अब रिमेनिंग है 6, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 960 में से 192 तो गया, डिवाइडेड बाय 6। 960 की टेबल थी, उनमें से एक टेबल बेच दी, बाकी 4 रह गई, उनकी रिमेनिंग लाइफ 6, 128। दोबारा देखें, 12.5% दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन शुरू में शॉर्टकट बताया था कि 1 ओवर यूजफुल लाइफ करते हैं तो रिडक्शन रेट आ जाता है, तो अगर 1 ओवर रेट करेंगे तो लाइफ आ जाएगी। इसकी टोटल लाइफ 8 साल थी, 16 गुजर गया, 17 गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 6 रह गए। स्ट्रेट लाइन में अगर कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना हो तो टोटल लाइफ पे करते हैं, बुक वैल्यू को करना हो तो रिमेनिंग लाइफ पे करते हैं। नहीं, एक और भी तरीका बता देता हूं,
12.5% पर ईयर, 2 साल गुजर गए, 12.5 12.5, 25% डेप्रीशिएट हो गई, 25% डेप्रीशिएट हो चुकी हैं, जो बाकी रह गई हैं वो 75%। तो उसको 75% से क्रॉस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, सेंस ही नहीं बन रही, तो नॉनसेंस बात कर रहा हूं मैं। 12.5% पर ईयर डेप्रीशिएट, 2 साल की मिला के 25, तो 25% हो चुकी है डेप्रीशिएट, जो बुक वैल्यू रह गई वो 75% रह गई है, फिर उसको ग्रॉस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, और उस कॉस्ट के ऊपर 12.5 लगाएंगे तो डिडक्शन आ जाएगी। क्या इसमें से ये माइनस करें, पहले जो बची रह गई उनकी निकालनी है, 4 रह गई ना, 5वीं निकाल तो दें। हाँ हाँ, 12.5 ये समझ आया। एक और ये बता रहा हूं, अगर ना समझ आया तो रहने देना। स्ट्रेट लाइन 12.5% पर ईयर है, तो हर साल 12.5 डेप्रीशिएट होगा, 2 साल गुजर गए तो 25% अब तक एक्यूमुलेट डेप्रीशिएट हो गया होगा, तो बुक वैल्यू बाकी 75% ऑफ कॉस्ट रह गई होगी। तो बुक वैल्यू को 75% से ग्रॉस अप करें तो कॉस्ट आ जाएगी, और उस पर 12.5% लगाएं तो ये आएगा। क्या लिख लें? लिख लें, $128 एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन टेबल लिख लें, डेबिट, और ये टेबल्स क्रेडिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन वहां डेबिट और ये टेबल्स क्रेडिट। इस सवाल में ना नंबर लेना आसान है क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं, इसमें जो जितना जोर लगा लेगा उतने नंबर मिल जाएंगे। डेप्रिसिएशन 128 है, तो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में लिख लें डेप्रिसिएशन टेबल्स की, और वो डेबिट और ये क्रेडिट। और इक्विपमेंट 20% रिड्यूसिंग है, तो बस इसमें लगा लें, इसमें नहीं लगाना, इसमें लगाना है 188, ये क्रेडिट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन डेबिट। ये हो गया सारा ट्रांजैक्शंस पूरी। अब रह गए हैं सीडी बैलेंस और फिर समेटते हैं, और यही सवाल आपका होगा। ट्रांजैक्शंस नोटेड। अब सवाल में ढूंढे कहां कहां सीडी बैलेंस रहते थे, वो लिख लेते हैं। सीडी बैलेंस पॉइंट 2 में कहां कहां है बताएं? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 30, और कैंटीन स्टॉक कहां लिखो? ये यहां कितना 2, यहां क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, यहां लेस, और करंट एसेट्स में करंट एसेट्स में इन्वेंट्री या कैंटीन स्टॉक लिखना। और आगे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पेएबल कितना 35, और क्या है? कैंटीन के क्रेडिटर्स का सीडी 142, और ले, ये हो गए सारे के सारे सीडी। और अब असली फनकारी इनको समेटना, यहां तक पहुंचे फिर मैं समेटता हूं। हाँ जी समेटे, ये रायता फैला दी, समेटते हैं अब। हैं 18 का आ जाएगा। हाँ जी, कहां तक पहुंचे? चल जी, अब अकाउंट समेट रहा हूं मैं। हाँ, वो जब अकाउंट बंद करता जाऊंगा तो लिखते जाएंगे। हाँ जी, इधर बीडी है, सीडी है, रिसीट्स है, तो इनकम आ जाएगी 228। ये हमारे वो मल्टीपर्पज होते हैं अकाउंट, एक्रूअल प्रीपेमेंट वाले, यहां से इनकम भी होगी और ये सीडी में। इनकम में लिख लें 228, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लाइफ मेंबरशिप 228,
और एसओएफपी में ठहरे जरा, कितना लिखेंगे? करंट नॉन करंट, करंट नॉन करंट तोड़ के हर साल इनकम बनाते जा रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट जैसा, तो अगले साल कितनी इनकम बना लेनी है? एक साल की। जबरदस्त। कमाल है यार, क्या बस। कितने लोग हैं? 19। एक बंदे की एक साल की इनकम, एक साल की। अच्छा चले ठहरे, 19 लोग हैं, इनटू 1,20,000 डिवाइड बाय 10, 2 टू ऐसे वो यही आनी थी। तो इसको करंट में और बाकी नॉन करंट। दोबारा, एक साल की इनकम कितनी बनेगी? 228। तो इसको तोड़ना है जैसे गवर्नमेंट ग्रांट तोड़ते थे, इसमें से 228 करंट और बाकी नॉन करंट। करंट नॉन करंट एसेट्स में नहीं लिख देना, लायबिलिटी 1 जी बिल्कुल 1608 नॉन करंट। इनकम में 228 ये वाला, और ये करंट नॉन करंट तोड़ के सब्सक्रिप्शन, इससे तो काफी कुछ मिल रहा है। इनकम क्या बनी? 995। सब्सक्रिप्शन इनकम, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इनकम, करंट लायबिलिटीज में एडवांस सब्सक्रिप्शन, करंट एसेट्स में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। सब्सक्रिप्शन इनकम, दिमाग भी थोड़ा सा खुला रखे ना, ये कहां बैलेंस शीट में लिख दूंगी? इनकम, ये करंट लायबिलिटीज में एडवांस सब्सक्रिप्शन, करंट एसेट्स में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। बीडी है, पेमेंट है, सीडी है। 14 रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट, रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट। कल इसे थोड़ा सा और ऊंचा चलते हैं, बस कल वाला बहुत है ना। ना 3 हिस्से बांटे थे मैंने चैप्टर के, तो पहला वाला कल बहुत है। रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट ना, रेंट एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट करंट एसेट्स में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल करंट लायबिलिटीज में। चलो ये वेजेस करके रुक जाता हूं। ये कहां लिखूं, कहां लिखूं? ये कहां लिखूं? किसकी वेजेस हैं ये? कैंटीन की वेजेस हैं, यहां से लेस। कैंटीन का ट्रेडिंग बना रहा हूं ना, तो कैंटीन की वेजेस, और ये वेजेस पेएबल करंट लायबिलिटीज। चलो मैं यहां तक रुका हूं, ये एक बस 2-3 रह गए। कैसे बनी बैलेंस किया, इस अकाउंट को बैलेंस किया ना, आखिर में समेट रहे हैं ना, बैलेंसिंग कर रहे हैं। ये सवाल होमवर्क करना है, बस हिम्मत नहीं हारनी। खत्म खत्म सा हो रहा है सब। वेजेस पे रुका हूं मैं, टेबल्स क्या होगा ये, क्या चीज होगी ये? CD6 7, ये दोनों नॉन करंट एसेट्स में लिख दें। क्रेडिटर्स
परचेजेस 5-3, ये आवाज गायब होगी जान। क्रेडिटर्स क्रेडिट और ये परचेजेस डेबिट। क्रेडिटर्स ये करंट लायबिलिटीज एसएफपी में होती हैं। बस आखिरी लम्हात है सवाल के। क्या ये प्रॉफिट हुआ है, कहां लिख लें? इनकम्स में लिख लें, प्रॉफिट एंड डिस्पोजल इनकम में। हौसला साथ वाले दूसरे को संभाल के रखें भाई। 20 क्या 20 क्या करें इसका? प्रॉफिट एंड डिस्पोजल इनकम में लिख लें। बस थोड़ा सा रह गया, खत्म हो गया बस। सेल्स तक कैसे पहुंचे? 20% मार्जिन होता था किसी दौर में, अगर उतना ही रहता तो इतनी सेल्स होती, लेकिन हो गई है 10% महंगी। 690 कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट जीपी 189। इस 57 को कहां लिखें? 57 इनकम्स में प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग, ये किधर? ये आप पीपीई के नोट में एडिशन के सामने लिख दें। 57 प्रॉफिट आया है कैंटीन से, तो ये प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन कहां लिखें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम में लिख दे। अब क्या रह गया? कैश। कैश बस खत्म, आखिरी है कैश। तीन बज गए। कैश इधर 10 कहां लिख दें इसको? करंट एसेट्स में। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आंसर निकलेगा सरप्लस, और वो सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होगा और इंशाल्लाह एसओएफपी टैली हुई पड़ी होगी। यही सवाल होगा। कल थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, ठीक है जी। अल्लाह।